नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राणा द्रोणा एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, हमारा नया टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना भी था। ठीक है, अब हमें जानना ये है कि बंगाल पर किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार किया, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों के द्वारा बंगाल को अपना हथिया है। तो सबसे पहले ये जानना है कि आज के टाइम का जो बंगाल है उस टाइम का बंगाल नहीं था। क्यों? कारण क्या था, समझो। आपको पता है जो पहले भारत था उसको अखंड भारत कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा म्यांमार आता था पूरा आपका, थोड़ा सा हिस्सा नेपाल का भी हल्का सा आता था। ठीक है, भारत पूरा था, बांग्लादेश पूरा था, इसके अलावा कौन सा था, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान, काबुल कांदार, हेरात, जोड्रोसिया नाम सुनेंगे तुम, पूरा भारत में ही आता था। अब समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि भाई भारत में जो आज के टाइम का बंगाल है, क्या यही बंगाल था या उस टाइम का बंगाल क्या था, बंगाल की स्थिति क्या थी और बंगाल की इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझो थोड़ा सा। जैसे आज हम यहाँ पे देखें अपने भारत को, तो हमारा भारत ये बचा हुआ है। ठीक है, आज के टाइम पे। ठीक है, लेकिन उस टाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है, आज ये क्या है, BLDS, ये हम उसको बांग्लादेश लिख देते हैं। क्या है ये? बांग्लादेश। ठीक है, अब समझो ध्यान से कि उस समय का बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो किन किन को मिला के बंगाल था? बिहार था आपका, पश्चिम बंगाल जो आज के टाइम का है, प्लस उड़ीसा, और ये पूरा बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। तो ये इतना बड़ा था बंगाल। क्या था ये? पूरा बंगाल था उस समय। एक बात मैं और बता दूं, आपको पता होगा कि उस टाइम का बंगाल जो था उसमें क्या क्या शामिल था। तो उस टाइम के बंगाल में आपका बिहार शामिल था, पश्चिम बंगाल शामिल था, उड़ीसा शामिल था और बांग्लादेश शामिल था। तो इतना बड़ा आपका बंगाल था। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बताओ मुगल सल्तनत का सबसे संपन्न प्रांत कौन है? तो बंगाल। अब बंगाल पे किसका अधिकार है? किसको अधिकार कराना है? अंग्रेजों को। हुआ क्या, समझो। पिछली क्लास में हमने क्या जाना था कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, कि यूरोपीय कंपनियां किस प्रकार से अपने भारत में आईं, ये हमने जाना। हमें जानना यह है कि किस प्रकार से धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल पर अपना अधिकार किया। अब इसको जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, समझो थोड़ा सा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि औरंगजेब ने जो था उसने 1701 ईस्वी में, कब? 1701 में। किसने? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने 1701 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां जो था, इसे बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति था, नेतृत्व की क्षमता अच्छी थी, इस वजह से औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब हर किसी पे भरोसा नहीं करता था, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया। क्या कर दिया? बंगाल का सूबेदार बना दिया। किसे बना दिया? मुर्शिद कुली खां को। इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या। तो 1701 में मुर्शिद कुली खां को क्या बनाया गया? बंगाल का सूबेदार बना दिया। ठीक है, तो जब सूबेदार बनाया गया मुर्शिद कुली खां को, तो सूबेदार बनाने के पश्चात मुर्शिद कुली खां जो था, पहले कहानी के रूप में समझ लेते हैं फिर सारी बातें बताएंगे। ठीक है, अब मुर्शिद कुली खां को जब सूबेदार बनाया गया तो सूबेदार बनाने के पश्चात वह बंगाल के क्षेत्र को देखने लगा, बंगाल को समझने लगा। अब बंगाल के इस नेतृत्व में क्या हुआ कि धीरे धीरे बंगाल अपनी प्रगति पे था, बंगाल का खूब विकास हुआ। लेकिन अकस्मात पता चला कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ठीक है, 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने अपना आतंक इतना मचा रखा था पूरे भारत में कि पूरे भारत की जो शासन सत्ता थी, या जो पूरे भारत के राजा थे, नवाब थे, सूबेदार थे, वो सब चाहते थे कि ये दुष्ट किसी प्रकार से ख़त्म हो जाए और हम अपने आप को स्वतंत्र साबित कर पाएँ। तब राजा कमज़ोर होता है तो उस समय जो उसके सेनापति या जो होते हैं सब हावी हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि अगर प्रधानमंत्री कमज़ोर हो तो उसके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उसका विद्रोह करने लगते हैं, है ना। मुख्यमंत्री कमज़ोर हो तो विधानसभा के सदस्य उसका विद्रोह करने लगते हैं। यदि आपका राजा या नेता अच्छा है तो आप उसके नेतृत्व में रहकर रहना पसंद भी करते हैं। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के पश्चात जो लोग थोड़े शक्तिशाली सूबेदार थे या जो आपके अन्य थे, वो सब के सब अधिकारी विद्रोह करने लगे और उन्हीं में था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने सोचा कि यार हम क्यों बने रहे पीछे, हम भी विद्रोह कर देते, क्या दिक्कत। तो मुर्शिद कुली खां ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब मुर्शिद कुली खां ने विद्रोह करने के पश्चात क्या किया? कहा कि आज से बंगाल स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र, और हम बंगाल स्वतंत्र बंगाल के स्वयं एक स्वतंत्र शासक हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन आता है स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की? तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना, तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने 1707 में की थी औरंगजेब की मृत्यु पर। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र बंगाल की स्थापना हो गई। अब मुर्शिद कुली खान इस बात को जानता था कि जिस प्रकार से औरंगजेब धीरे धीरे समाप्त हुआ है उस प्रकार से मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बंगाल का जो प्रांत था, बंगाल के प्रांत में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या था कि मुस्लिम वर्ग थोड़ा सा कमज़ोर था वहाँ का। मुस्लिम वर्ग जो था वो किसान वर्ग का था थोड़ा सा, और ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। हिंदू वर्ग थोड़ा ठीक ठाक था उस टाइम पे। अब देखने को ये मिला कि यार मुर्शिद कुली खान ने कहा कि हम करें क्या? तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने कुलीन वर्ग का गठन किया। कुलीन वर्ग समझते हो? जो पैसे वाले लोग थे उस टाइम पे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, कुलीन वर्ग थे। उस कुलीन वर्ग का गठन किया और उन सबसे कहा कि आप क्या करोगे, इनसे टैक्स वसूलेंगे, हम डायरेक्ट टैक्स नहीं वसूलेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट टैक्स नहीं वसूलूंगा, मैं क्या करूँगा, आपको क्षेत्र का क्षेत्र बांट दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे प्रांत में 500 एकड़ ज़मीन है और मैंने 5 कुलीन वर्ग किया, 5 लोगों को नियुक्त किया और कहा कि 100 एकड़ पे आप टैक्स वसूलो, 100 पे आप, 100 पे आप, 100 पे आप, और 500 एकड़ का पूरा जो टैक्स है वो राजा को जमा कराया जाएगा और उसके बदले में जो वो 5 व्यक्ति हैं उनको हम सैलरी देंगे। ठीक है, तो इसको कहा गया इजारेदारी प्रथा। क्या कहा गया? इजारेदारी प्रथा। तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। तो इजारेदारी प्रथा क्या थी? इसमें क्या होता था कि किसानों का जो भूमि होती थी उससे टैक्स वसूलने का अधिकार राजा को न होकर किसी अन्य व्यक्ति को राजा ने दे रखा था और वो कहलाते थे इजारेदार। क्या कहलाते थे? इजारेदार। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को स्वतंत्र बंगाल में साबित किया था, घोषित किया था, तो उसी टाइम क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खान ने 1707 में स्वतंत्र बंगाल के समय इसकी राजधानी क्या थी उस समय? ढाका। बंगाल की राजधानी ढाका, और ढाका से चेंज करके इसने कहाँ स्थापित की थी? मुर्शिदाबाद। कहाँ पे? तो क्वेश्चन आता है कि बताओ, औरंगजेब के समय बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका। तथा जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु तो स्वतंत्र बंगाल की प्रथम राजधानी क्या थी? तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने 1707 में। तो उसकी स्वतंत्र राजधानी क्या हो जाएगी? मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद इसने राजधानी स्थापित कर दी। तो मुर्शिद कुली खां का नेतृत्व अच्छा रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खां जो थे वो अपना शासन चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि इनके बाद कोई एक अच्छे राजा नहीं आए। जैसे शुजाउद्दीन खां आए, शुजाउद्दीन खां ने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। सरफराज खां आए, तो सरफराज खां का भी कोई बड़ा रोल नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था अली वर्दी खां। क्या नाम था? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ने ठीक ठाक इसका शासन था, अली वर्दी का। ठीक है, अच्छा शासन था, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते। अली वर्दी खां ने क्या किया? अंग्रेज़ों का सफलतापूर्वक विरोध किया। लेकिन अंग्रेज़ क्या कर रहे थे? धीरे धीरे लगातार क्या कर रहे थे? अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे, भारत में अपना पैसों का स्तर बढ़ा रहे थे। इसके माध्यम से वो पैसों को सही से, एक बड़े पैसे वाले जब हो जाएंगे तब वे उद्योगपति बनने के पश्चात वो चाहते थे कि हम शासन हस्तक्षेप कर पाएँ। अभी सही टाइम नहीं था। अंग्रेज़ों की क्वालिटी थी, याद रखना। अंग्रेज तब तक युद्ध नहीं करते थे जब तक कि उन्हें ये साबित ना हो जाए या उन्हें समाधान ना हो जाए कि हम ही जीतेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए। 100-200 साल वेट करना पड़ जाए, अंग्रेज करते थे। लेकिन उन्हें जैसे इस बात का पता चलता था कि कमियां क्या क्या हैं, उनको कंट्रोल करते थे। जैसे उन्हें पता चला कि अब हम ही जीतेंगे, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसे बचा सके, फिर अंग्रेज मानते नहीं थे। तुरंत युद्ध करो कैसे भी करके उस राजा को उकसा के युद्ध करते थे। और युद्ध करने में उस राजा को मारते नहीं थे, वो करते क्या थे? उसको बंदी बना लेते थे। और बंदी बनाने के पश्चात, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो सेना होती थी, जनता, वो जनता को तो वैसे भी लूट लेती थी। अब केवल राजा बचा, तो राजा को जान से नहीं मारा, पकड़ के लाया। बोले बताओ क्या चाहते हो तुम? तो वो चाहता था कि हमें छोड़ दो, और क्या चाहते हैं? सीधी बात, कोई राजा क्यों जाएगा भाई? तो होता क्या था कि वो ये कहता था कि आप ऐसा करो, देखो हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें युद्ध करना पड़ा, अंग्रेज ये कहते थे। और हमें युद्ध में इतना इतना घाटा हुआ, सारा एक एक हिसाब रखते थे, बड़े दुष्ट थे अंग्रेज। और हिसाब में क्या रखते थे कि हमने क्या क्या खोया, कितनी सेना मारी गई, सारी चीज़ें। और इसके बाद क्या करते थे? वो कहते थे कि हमने इतना नुकसान हुआ है, पैसे दो, बात खत्म। समझ रहे हो? उस राजा को मारा भी, बेचारे को, दुष्ट को क्या किया उसने? क्या कर दिया? बंदी भी बना लिया। और उसके बाद क्या कहा कि भाई हमें पैसे दो, हमने तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया। तो राजा का बेचारे का महल बचता था, तो महल उसका उसमें हर जाने के रूप में ले लेते। तो राजा को इतना बर्बाद कर देते थे कि वो दोबारा से कभी बनने ही ना पाए। क्योंकि एक राजा की क्वालिटी होती है, अगर वह युद्ध में हार जाता है तो वो दोबारा से प्रयास करने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन वो जानते हैं कि जब महल पूरे तहस नहस कर दो तो किसी का औकात नहीं जो दोबारा से राजा बन जाए। तो अंग्रेज़ों की ये सबसे बड़ी गलत बात थी, या कह सकते हो उनकी नीतियों में शामिल था। जब ऐसा हुआ तो ऐसा होने के पश्चात धीरे धीरे अंग्रेज अपने उत्कर्ष पे थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया
पहले ये बात समझ ली, ठीक है ना। अब हम तुम्हें कहानी के रूप में समझाने सारी बातें। तो आपको क्या है कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हम पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया था कि स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो मुर्शिद कुली खान ने। इसके पहले हमने बताया औरंगजेब ने 1701 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया था। काय का सूबेदार बनाया था, बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार बनाया था। इसके पश्चात क्या हुआ कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की और अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित कर दिया, मुर्शिदाबाद। तो स्वतंत्र बंगाल की प्रथम राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद। सूबेदार बनने के टाइम इसकी राजधानी क्या थी, ढाका। तो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की थी। इसने क्या किया कि टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जनता से बढ़ के भी नहीं, इस वजह से इसने क्या की स्थापना की, इजारेदारी प्रथा की, ठीक है। ये दूसरी जमींदारी टाइप की थी, जमींदारी प्रथा अलग है, आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो इजारेदारी प्रथा में क्या होता था कि किसानों से टैक्स को वसूलने का काम दूसरे व्यक्ति करते थे, अधिकारी करते थे, वह क्या करते थे, राजा के पास पैसा पहुंचाते थे, ठीक है। इसके बाद 2 शासक और आए, लेकिन उनका कोई विशेष रोल नहीं रहा। रोल किसका रहा, थोड़ा अलीवर्दी खां का, ठीक है। अब अलीवर्दी खां के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद आगे हम बात करेंगे अलीवर्दी खां पे। समझो अलीवर्दी खां की क्वालिटी क्या थी। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां में आपको इतना याद रखना है कि जो अलीवर्दी खां था ये अपना शासन धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, वो चाहते थे कि बंगाल पे अधिकार तो करना ही हमें। इस वजह से क्या है कि पहले हम अपने आप को मजबूत कर लें, तो पैसे के माध्यम से पैसे से मजबूत कर रहे थे, तथा क्या कर रहे थे कि बंगाल में जगह जगह पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ बना रहे थे, ठीक है। गोदाम का नाम लेकर बड़े बड़े महल बना रहे थे और उनके चारों तरफ क्या कर रहे थे, मोटी मोटी दीवारों से उसकी किलेबंदी कर रहे थे। अब तुम सोच के देखो, मान लो राजा का महल है और राजा के महल के जस्ट सामने कोई एक व्यक्ति और एक और महल बनवाए और उसकी चारों तरफ मोटी मोटी दीवारों से उसकी किलेबंदी करवाए, तो ये एक राजा के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है। क्योंकि क्या होगा, जब किलेबंदी हो जाएगी तो वो इतनी मोटी मोटी दीवारें थी पत्थरों की कि उनको बम से, गोलों से भी ना तोड़ा जा सके। तो अगर युद्ध का कोई स्थिति आती है कभी, तो राजा के महल के सामने है तो राजा को वहीं पर तोप रख के उड़ा देगा वो, तो ठीक है, पूरा महल नुकसान हो जाएगा। तो अलीवर्दी खां ने क्या किया कि वो जो अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे तो उसका उसने सफलतापूर्वक विरोध किया, ठीक है, सफलतापूर्वक इसने विरोध किया। और इसका एक कथन बहुत फेमस है अलीवर्दी खां का। तो अलीवर्दी खां ने एक कथन कहा था, क्या कहा था कि अंग्रेज जो है वो मधुमक्खियों के समान है, अगर आप उनसे कुछ ना बोलो तो उनसे कहो आप व्यापार करो तो पैसे के रूप में शहद देंगे, ठीक है। तो उसका कथन क्या था कि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है, अगर इनसे ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, यदि इनको छेड़ा जाए तो ये काट लेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताओ अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की, तो अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने क्या किया, 2 बात याद रखनी, पहला इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की, दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों के द्वारा की जा रही किलेबंदी का इसने सफलतापूर्वक विरोध किया और अंग्रेजों को किलेबंदी नहीं करनी थी, ठीक है। इसके पश्चात बात आती है 1756 की, और 1756 में एक नया सुल्तान बनकर आता है, इसका नाम है सिराजुद्दौला। क्या नाम है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक अच्छा शासक था, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। 1756 की बात, ठीक है। अब हुआ क्या समझो, 1756 में जब सिराजुद्दौला, ये इसका नाती था, ठीक है, अलीवर्दी खां का कौन था, ये नाती था। और अलीवर्दी खां किसके नाती थे, तो अलीवर्दी खां आपके मुर्शिद कुली खां के नाती थे, ठीक है। अब समझो सिराजुद्दौला को जब सरकार आपको नवाब बनाया गया 1756 में, लेकिन हुआ क्या समझो, हुआ ये कि मीर जाफ़र जो था इसका सेनापति था, ठीक है। और इनके 2 भाइयों में विवाद था, मीर जाफ़र और सिराजुद्दौला में। था क्या विवाद, समझो कि मीर जाफ़र जो था वो एक अयोग्य शासक था, यानी कि दुष्ट था, क्रूर था। इस वजह से सिराजुद्दौला को छोटे होने के बावजूद नवाब बनाया गया। अब विवाद इस बात में हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी मेरे छोटे भाई को दे दी गई, इस वजह से उसे सेनापति बना दी गई। बाहुबली टाइप की मूवी, ठीक है। तो बाहुबली में क्या था, बाहुबली छोटा था लेकिन उसे राजा बनाया गया, बल्लाल देव बड़ा था लेकिन उसे सेनापति बनाया गया था। इस बात से बल्लाल देव को बुरा लगा और उसने बाहुबली को मार दिया। सेम कंडीशन यहीं पे थी। क्या था कि मीर जाफ़र जो था उसे जब इसे बनाया गया सेनापति, उसको ये बात हजम नहीं हुई है। मेरा छोटा भाई और ईगो वाला इंसान था मीर जाफ़र, उसने कहा तू क्या मुझे सेना का अधिपति बना दिया, मुझे मैं सुल्तान के बनाऊँ, मैं इसको ख़त्म करवा दूंगा, देख लेना। तो उसके मन में विष तो पल रहा था लेकिन वो किसी से कह नहीं पा रहा था। सिराजुद्दौला जब शासक बने, अब अंग्रेज़ों ने एक गलती कर दी। अंग्रेज़ों ने गलती क्या कर दी था, क्या कि उस समय जो बंगाल के जो राजा था, सोचो कंडीशन क्या थी, जैसे ये है जनता, ठीक है। अब जनता के ऊपर क्या है कि जो मुग़ल बादशाह होता था उसने क्या बना रखे थे, उसने सूबेदार बना रखे थे, ठीक है।
ये सूबेदार क्या करते थे, जनता से टैक्स लेते थे। ये जनता है आपकी, ठीक है। और ये सूबेदार जो होता है किसको टैक्स देता था, मुग़ल बादशाह को देता था। और मुग़ल बादशाह कहाँ रह बैठा था, मुग़ल बादशाह का तख्त कहाँ था, दिल्ली में, ठीक है। अब एक चीज़ सोच के देखो आप, जैसे मान लो मुग़ल बादशाह जो था वो भारत के प्रत्येक राज्य में एक सूबेदार बना रखा था उसने, और उसने कहा था कि अपने राज्य में आप क्या करोगे, जनता से टैक्स वसूलोगे और इस जनता से मिलने वाला कर आप यहाँ भेजेंगे। और सब जगह का कर टैक्स था जो था वो निर्धारित था। किस प्रकार से निर्धारित था, वो इस प्रकार से निर्धारित था कि जहाँ पे जितना टैक्स है, या हम कह सकते हैं जहाँ पे जितनी जनसंख्या है उसकी आय के हिसाब से क्या था, उस पर टैक्स था। अब जो टैक्स था ये कौन वसूलेगा, तो इसको टैक्स को वसूलने का काम कौन करेगा, तो इस टैक्स को कौन वसूलता था, सूबेदार। और सूबेदार से कहाँ पहुँचती थी, मुग़ल बादशाह के पास, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि जो जनता थी, जो अंग्रेज़ थे, वो अंग्रेज़ों को सीमा शुल्क देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था, सीमा शुल्क। और सीमा शुल्क जब अंग्रेज़ों ने को लगा कि यार सीमा शुल्क हमें ना देना पड़े और किसी प्रकार से ऐसा काम चल जाए कि बिना सीमा शुल्क के ही हमारा काम हो जाए, तो इन लोगों ने क्या किया कि मुग़ल बादशाह के पास पहुँचे डायरेक्ट। उन्होंने कहा अगर ये व्यक्ति टैक्स माफ़ कर देता तो इनकी क्या औकात जो टैक्स ले ले हमसे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि मुग़ल बादशाह के पास पहुँचे, और मुग़ल बादशाह से पहुँचने के बाद इन्होंने क्या की, बातचीत की, किसी प्रकार से राजा को बहलाया फुसलाया। उस समय अंग्रेज़ों की जो अंग्रेज़ महिलाएं होती थी वो बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, ठीक है। और उन्हीं से विषकन्याएँ बनती थी। विषकन्या जानते हो, विषकन्या का मतलब ये था कि लड़कियों को छोटे से ही स्लो पॉइजन दिया जाता था, हल्का जहर दिया जाता था, ठीक है। और वो हल्का जहर देने के पश्चात लड़कियां जहरीली हो जाती, अगर वो काट ले ना तो लोग मर जाते थे, उनको विषकन्याएँ कहा जाता था। इनका प्रकोप जो था वो बहुत ज़्यादा था उस टाइम। जो महिलाएं थीं उनको बचपन से ही जहर देना शुरू कर दिया जाता था बच्चों को, क्योंकि पहले क्या था, दास प्रथा थी, बच्चे और बच्चियों को ख़रीदा जाता था। उनको खरीदने के पश्चात उन्हें हर प्रकार के युद्ध की टेक्निक सिखाई जाती थी, और उसी टाइम में बच्चियों को क्या दिया जाता था, जहर दिया जाता था। वो इतनी जहरीली हो जाती थी, एक तो खूबसूरत हुआ करती थी, तो राजा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते थे। और जिस राजा को मारना हो तो उसके यहाँ उस विषकन्या को भेज दो, और वो वहाँ जाती थी। वो अपने विष क्या होती थी, अपने उसमें क्या कहते थे, ताबीज़ में भी पहने रखी थी, और उसके दांतों में भी विष होता था, ठीक है। तो वो राजा को ऐसे ही काट लेती, तो राजा ऐसे ही कई मर जाते थे, उनका इलाज नहीं था, याद रखना, वो विषकन्याएँ होती। तो अंग्रेज़ों ने अपनी विष कन्याओं को भेजा और कहा कि देखो मारना नहीं है इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति से हमें बहुत काम निकालना है, किसी प्रकार से इसके मनमोहन करके इसको क्या करना है, इससे हमें कुछ ऐसा कोई दस्तावेज निकलवाना है जिसके माध्यम से हमें टैक्स ना देना पड़े। तो महिलाओं ने जादू किया। राजा मुग़ल बादशाह उस टाइम के बहुत अय्याश हुआ करते थे, तो इस वजह से क्या था कि उन्हें यह अधिकार दे दिया गया, यानी कि उन्हें क्या दे दिया गया, शाही फरमान। शाही फरमान मिला अंग्रेज़ों को। शाही फरमान यानी कि इसको दस्तक भी कहा जाता था, ठीक है। तो शाही फरमान या दस्तक प्राप्त किया गया कि जब तक आपके पास ये प्रपत्र है, ये दस्तक है, तब तक आपको क्या, किसी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचो तुम, अंग्रेज़ों को जब टैक्स दिया गया, शाही फरमान दिया गया, तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन समस्या कब हुई, तो समस्या तब हुई जब अंग्रेज़ों ने उस टैक्स जो शाही फरमान था उसका गलत प्रयोग करना शुरू किया। गलत कैसा, मान लो मुझे शाही फरमान मिला, एक अंग्रेज़ को शाही फरमान मिला, उसने क्या किया, उसकी कॉपियाँ बनवाई, फ़ोटो कॉपी चित्रकारों से, और कॉपियाँ बनाने के पश्चात उसने पर्सनल अपने लोगों को बेचना शुरू कर दिया। सभी अंग्रेज़ों के पास शाही फरमान था, कोई भी अंग्रेज़ टैक्स देने को तैयार ही नहीं था। कोई भी कहीं भी जाए बस सीधा शाही फरमान दिखाया, व्यापार हो रहा है। और इससे भारी मात्रा में नुकसान किसे हुआ, जो नवाब था सिराजुद्दौला, किसे, सिराजुद्दौला को शाही फरमान या दस्तक की वजह से बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ। इस वजह से सिराजुद्दौला ने आदेश किया, क्योंकि क्या होता था कि यहाँ से टैक्स मिल नहीं रहा है, लेकिन मुग़ल बादशाह को टैक्स बराबर भेजना है। अब वो कहाँ से टैक्स लाएगा बेचारा सिराजुद्दौला। तो इस वजह से सिराजुद्दौला ने कहा कि मैं शाही फरमान को नहीं मानता। जो हो उससे कह देना कि हम शाही फरमान को बिल्कुल नहीं मानते, और आपको अगर व्यापार करना है तो सीमा शुल्क देना ही पड़ेगा। इस बात से क्या हुआ कि उसने अपने सिराजुद्दौला ने, जो उनका दरोगा था, उससे, उसका नाम था दरोगा का कालू टाइप का कुछ था, नाम था शायद कालू ही था, तो उससे कहा कि कालू राम तुम्हें क्या करना है, किसी से भी आपको शाही फरमान मना नहीं करना है, शाही फरमान जो भी दिखाए तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेना। और कालू राम और भी किसका हुआ आदमी, उसने तुरंत नाकाबंदी लगवा दी। अब जो कोई आए शाही फरमान दिखाए, कालू राम उसको पकड़ के सीधा जेल में दिन भर में क्या हुआ कि 144 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। 144 ऐसे कैदी थे जिनके पास शाही फरमान नहीं था। 144 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया, 144। अब कालूराम ये भूल गया कि हमारे पास जेल छोटी सी है, चौकी। जेल का आकार क्या था, 14x18। अब 14x18 के कारागार में 144 सैनिकों को बंद कर दिया गया। और ये बात है 20 जून की। कब की बात है, 20 जून 1756 की।
अब आप देखते हो कि जून में कितनी गर्मी पड़ती है, तो मई जून की बात है, जून के मतलब तपती गर्मी में एकदम 144 सैनिकों को 14/18 के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। और कालूराम भूल गया कि हमने इनको बंद किया है। खुला कब? 3 दिन बाद 23 जून को। अब 3 दिन बंद रहने से हुआ क्या कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, गर्मी बढ़ने से, और ऑक्सीजन की कमी होने पे दम घुटने के कारण यहाँ पे जब खोला गया 23 तारीख को, तो केवल 23 व्यक्ति ही जीवित थे या 23 कैदी ही जीवित थे। ये घटना कहलाती है काल कोठरी की घटना। क्या कहलाती है? काल कोठरी की घटना। ये बहुत बड़ी घटना होगी, समझ रहे हो? तो 144 में से केवल 23 बचे, बाकी सब मर गए। सिराजुद्दौला को इसकी खबर दी गई, तो सिराजुद्दौला ने कहा कि अब क्या हो सकता है, जो हो गया हो गया। अंग्रेज एकदम इस बात से तिलमिला उठे एकदम, और उस समय अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। दिमाग का तेज तर्रार व्यक्ति। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अब बहुत हो गया, सिराजुद्दौला के इनका सबका शासन मुझे ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अब कैसे शासन ख़त्म होगा? तो उन्होंने कहा कि शासन ख़त्म करने का एक ही तरीका है, सिराजुद्दौला की कमियां ढूंढना शुरू करो, अभी कुछ मत बोलो। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज एकदम तो नहीं रुके, तो अंग्रेज़ों ने क्या हुआ कि काल कोठरी घटना के विरोध में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि चंद्रनगर पर स्थापना कर ली। चंद्रनगर और पांडिचेरी। तो चंद्रनगर और पांडिचेरी पे अंग्रेज़ों ने क्या किया? विद्रोह करके ज़बरदस्ती अधिकार कर लिया सेना से। और उसके पश्चात जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि किसी भी प्रकार से क्या करना है, इसकी कमियां ढूंढो। और कमियां मिल गई इनके। एक तो भाई चचेरा भाई मीर जाफ़र जो सेनापति के पद पे था, वो चाहता था कि सिराजुद्दौला कल मर जाए। और इनकी एक मौसी की बेटी और थी, इसका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था? नाम याद रहेगा, घसीटी बेगम। तो जो घसीटी बेगम थी, ये इनकी मौसेरी बहन थी, इनकी आप मौसी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी कहती थी कि मुझे भी हिस्सा चाहिए शासन में। सिराजुद्दौला की ये गलती हुई कि सिराजुद्दौला इन लोगों पे विश्वास करता था। उन लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के पश्चात क्या हुआ, एक युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के बीच में। तो उस युद्ध को कहते हैं हम प्लासी का युद्ध। जस्ट 1 साल बाद। क्या कहलाता है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? सन 1757 को। ठीक है। अब तो समझो क्या है कि प्लासी कहाँ है। तो प्लासी हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ, उस टाइम तो बंगाल में ही था। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो क्वेश्चन आता है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से था, तथा आप कह सकते हो कि यहाँ से कौन था? तो आप कह सकते हो बंगाल की तरफ से किसने युद्ध किया था? तो बंगाल की तरफ से किया था सिराजुद्दौला ने युद्ध। ठीक है। कंडीशन क्या हुई समझो। कंडीशन बड़ी भयानक हुई। भयानक क्या हुआ समझो। हुआ ये दरअसल कि इस युद्ध में मीर जाफ़र और घसीटी बेगम को खरीद लिया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और रॉबर्ट क्लाइव ने जब इनको खरीद लिया, अपनी तरफ कर लिया, और मीर जाफ़र को कहा गया कि तुम्हें ऐसा करना है कि किसी भी प्रकार से सेना को युद्ध में नहीं भेजना है। युद्ध की स्थिति आए तो आप सारी सेना लेकर वापस आ जाएंगे। जब ऐसा हुआ तो कंडीशन बेकार हुई। हुआ क्या कि इस युद्ध में मीर जाफ़र ने सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया और सेना को वहीं पर रोक लिया। और सेना को रोकने से हुआ क्या कि सेना को रोकने की वजह से एक चीज़ सामने आई कि सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया। जब सिराजुद्दौला अकेला था तो इस वजह से क्या हुआ कि युद्ध में सिराजुद्दौला को मार दिया गया। तो सिराजुद्दौला की क्या कर दी गई? तो सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। हत्या करने के पश्चात क्या हुआ कि जैसे ही सिराजुद्दौला की हत्या हुई तो रॉबर्ट क्लाइव की बहुत वाहवाही हुई। रॉबर्ट क्लाइव को सब लोग मानने लगे क्या बात है, और अंग्रेज़ों में उसका एक बड़ा नाम हो गया। और इसी युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को क्या बना दिया गया था? बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। तो सारी बात समझ में आ गई? कोई समस्या? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।